हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन्स। सो इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? तो बेसिक थीम ये है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को आप सेम ग्रुप में रखें ताकि हमारा एफर्ट क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे अगर आप ग्रुप 17 की बात करें, आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, राइट? उसके नीचे TSB है, राइट? ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर. If you have an idea about chlorine, you can fairly guess about the properties of what? Fluorine, bromine or what? Iodine, right? जैसे अगर alkali metals की मैं बात करूँ तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, right? If you know about sodium, then you can fairly guess about the behavior of what? Potassium, rubidium, cesium, lithium. Exactly similar तो behave नहीं करेंगे, right? But काफ़ी हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे सारे के सारे अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लाइक दिस, राइट? ठीक है। सो दिस एक्चुअली मिनिमाइजेज आवर एफर्ट टू स्टडी ऑल दीज 118 एलिमेंट्स वी हैव, राइट? नहीं, इमेजिन कीजिए अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता, सेपरेटली स्टडी करना पड़ता, और ये थोड़ा सा क्या होता, टास्क थोड़ा सा टीडियस होता, राइट? ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Which important property did Mendeleev use to classify the element in his periodic table, and did he stick to that, right? So Mendeleev used atomic weight. आपने Mendeleev periodic law पढ़ा होगा. That is physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight. तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी that was atomic weight, या फिर आप atomic mass भी बोल सकते हैं. केमिस्ट्री में हम वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. फिज़िक्स में ऐसा नहीं है. आई एम श्योर कि आप फिज़िक्स में ऐसा नहीं करते होंगे, अदरवाइज यू नो न्यूटन साहब काफ़ी दुखी हो जाएंगे, राइट? सो बेसिकली व्हाट की दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड एटॉमिक वेट. इनफैक्ट अगर आप देखो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट ही आया है वो 1913-14 के आसपास आया है, राइट? तो उससे पहले अगर कोई भी क्लासिफिकेशन हुआ होगा तो उसमें क्या यूज़ हुआ होगा? एटॉमिक वेट. इनफैक्ट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ दें तो इसके अलावा जो भी क्लासिफिकेशन है, जैसे डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड है, देन यू नो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, देन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, ऑल आई मीन दिस क्लासिफिकेशन यूज्ड व्हाट? एटॉमिक वेट. डिड ही स्टिक टू दैट? डेफिनेटली. मरते दम तक 1907 में उनकी डेथ हुई है, तब तक उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ दिया है दैट इज़ व्हाट एंटायरली करेक्ट, राइट? लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. इनफैक्ट आपने एनामलस पेयर के बारे में पढ़ा होगा. आर्गन है, पोटेशियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टेलुरियम है, आयोडीन है, एंड दिस इज़ व्हाट थोरियम है, प्रोटेक्टीनियम है. एनामलस पेयर को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ब्रीफली, तो ये वो पेयर्स हैं जिनका पहले का एटॉमिक नंबर कम है और उसका एटॉमिक वेट क्या है? ज़्यादा है, राइट? दैट इज़ द केस. ओके. सो मेंडेलीव साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री भी इससे अटैच्ड है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा. टेलुरियम और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो एटॉमिक वेट रिपोर्ट हुआ था 127 एंड टेलुरियम का 128. तो आइडियली अगर आप एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो आपको आयोडीन को पहले रखना चाहिए और टेलुरियम को बाद में. ऐसा मेंडेलीव साहब ने नहीं किया, राइट? ठीक है. और उन्होंने क्या कहा कि मेरा लॉ गलत है? बिल्कुल नहीं. उन्होंने ये कहा कि टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट है आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया है, आप जाके कैलकुलेट कीजिए, यू विल फाइंड इट व्हाट? लेसर देन व्हाट? आयोडीन, राइट? दैट वाज हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ. तो इंटरेस्टिंगली एक साइंटिस्ट थे ब्रॉनर, ठीक है? तो ब्रॉनर ने 1883 में प्रूव भी कर दिया. मतलब उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज व्हाट 125 है, दैट मीन्स इट इज लेसर देन व्हाट? आयोडीन. और मेंडेलीव का स्टेटस काफ़ी बड़ा था. मतलब पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के हिसाब से. हम 1870s की बात कर रहे हैं. 1869 में इनफैक्ट मेंडेलीव ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया, ठीक है? इनफैक्ट ब्रॉनर ने 1883 में कहा कि हाँ, टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज व्हाट 125 एंड इट इज लेस देन आयोडीन, एंड मेंडेलीव साहब बिल्कुल सही हैं. लेकिन 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद ब्रॉनर ही पलट गए. उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गलत था. जो टेलुरियम का एटॉमिक वेट है वो तो भाई 128 है. तो अब मेंडेलीव साहब ने कहा कि ठीक है, टेलुरियम का सही होगा, फिर आयोडीन का गलत होगा, ठीक है ना? और उन्होंने बोला कि अब आयोडीन का चेक करो, अगर टेलुरियम का 128 है तो आयोडीन का 128 से ज़्यादा होना चाहिए, बट मेरा लॉ सही है.
Though he was wrong on this particular point, और till 1907 जिस साल उनकी डेथ हुई तब तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. सो ऑफ कोर्स डिड ही स्टिक टू दैट? यस, डेफिनेटली, राइट. उसके बाद एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट से तो देखो एनोमलस पेयर अपने आप ही सॉल्व हो जाता है. जैसे टेलुरियम का अगर देखो तो 52 है और आयोडीन कितना है, 53 है. तो अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में सजाओगे तो टेलुरियम पहले आएगा और आयोडीन बाद में आएगा, राइट. ठीक है. एनीवे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड अ लिटिल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एसोसिएटेड विथ इट, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बस मेंडलीव साहब एटॉमिक वेट यूज कर रहे हैं और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट इज यूजिंग व्हाट, एटॉमिक नंबर, राइट. तो स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, on the basis of quantum numbers justify that the sixth period of the periodic table should have what, 32 elements. छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. आई एम श्योर यू नो जो एस सबशेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं. पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं. डी में कितने होते हैं, 10. और एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं. ठीक है. चलिए, अच्छी बात है. उसके बाद आपने ऑबव प्रिंसिपल में ये वाला डायग्राम भी आई एम श्योर देखा होगा. 1s 2s 2p 3s 3p 3d, then 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f. ऐसे g भी होगा, h भी होगा, मतलब हम नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, हमारा काम इतने से चल जाएगा. 7s 7p 7d 7f and this is what, 8s, right. कैसे इसको कट करना है, पहले एक एक कट कीजिए, फिर 2 2, फिर 3 3 और फिर 4 4. ठीक है. अपने को यहाँ तक आना है 7p तक. देखिए, हमें पता है कि पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं. आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है वही आपका क्या होता है, पीरियड होता है, राइट. ठीक है. तो जैसे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसे कुछ टेबल बना लेते हैं. सपोज दिस इज व्हाट, पीरियड. हमें पता है टोटल 7 पीरियड है. 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट 7, राइट. ठीक है. अब देखिए यहाँ से चलते हैं. आप पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, 1s में फिल करेंगे. तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, राइट. 1s में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1, राइट. और हमें पता है कि पीरियड हमें क्या देता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें क्या देता है, पीरियड देता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम का ले लूं जस्ट समझाने के लिए आपको, तो 1s2 आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए. 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1, राइट. तो 1 2 2 3 3 4 3 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है. दैट मीन्स स्कैंडियम बिलोंग्स टू व्हाट, 4th पीरियड, राइट. तो उसी तरह से हम देख रहे थे यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू किया 1s में. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए आपने. तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 2 आ गए. अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइड्रोजन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, हीलियम हो गया, राइट. जैसे ही आप 2s में एंटर करेंगे इसका मतलब अब आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया है, 2 हो गया है. दैट मीन्स यू आर इन विच पीरियड, यू आर इन सेकेंड पीरियड, राइट. और सेकेंड पीरियड में जब आप हैं तो कब तक रहेंगे आप सेकेंड पीरियड में, 2s है. चलिए 2s में भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है अभी तक. 1 2 में 2 है. 2p में जाएंगे तब भी क्या है, 2 है. लेकिन जैसे ही आप 3s में एंटर करेंगे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट. तो हम 3s में नहीं जाएंगे, 2s एंड 2p. और s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है. p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट. ठीक है ना. सो दैट मीन्स ये टोटल 8 हो गए. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. ठीक है. चलिए थर्ड में अब देख लेते हैं. तो 3s है और 3p है, क्योंकि जैसे ही आप 4s में एंटर करेंगे, जैसे ही आप 4s में एंटर करेंगे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. और अगर वो 4 हो गया दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन 4th पीरियड. तो थर्ड पीरियड में केवल क्या आएगा, 3s एंड व्हाट, 3p. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 8. 4th पीरियड में कब तक रहेंगे हम, 4th पीरियड में रहेंगे 4s 3d एंड व्हाट, 4p.
क्योंकि अगेन वही 5s में सेम स्टोरी विल रिपीट। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 4s, देन व्हाट 3d एंड देन व्हाट 4p, एंड टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 18। कैसे, 2 + 10 + 6, राइट। तो हम लोग अभी 4th पीरियड में थे, फिर 5th पीरियड में कौन कौन आएंगे, 5s आएगा, 4d आएगा और क्या आएगा 5p आएगा। तो 5th पीरियड में आपके 5s आ जाएंगे, 4d आ जाएंगे और 5p आ जाएंगे, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास 18 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए 6s में जैसे ही आप इंटर किए, नाउ यू आर इन 6th पीरियड। 6th पीरियड में आप 6s आएगा, 4f आएगा, 5d आएगा और 6p आएगा। तो 6th पीरियड में आपका क्या आ गया, 6s के बाद क्या आया था, 4f आया था, 4f के बाद 5d है और 6p है। 2 + 14 16 + 10 26 + 6 32। तो यू हैव व्हाट 32 एलिमेंट्स। दैट वाज द क्वेश्चन। थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको भी। तो ये चला गया। अब आपके पास 7th पीरियड में देखिए तो 7s है, 5f है, 6d है और क्या है 7p है। क्योंकि 8s लिखने का मतलब ही है कि यू आर इन व्हाट 8th पीरियड, जो हमारे पास अभी नहीं है पीरियोडिक टेबल में, राइट। ठीक है, तो 7th में कौन कौन से हो जाएंगे, 7s, देन व्हाट 5f, देन 6d एंड देन व्हाट 7p, एंड टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 32। हाइपोथेटिकली वैसे देख सकते हैं 8th पीरियड में भी, बस यहाँ पे आपको g लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है ना, और g में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, करके देखिएगा, आंसर विल बी व्हाट 50। ठीक है ना, 8th पीरियड में, जैसे 9th भी देख सकते हैं, 10th भी देख सकते हैं, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोशिश कर सकते हैं, उसका आंसर 72 होगा, करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक, तो यहाँ पे सिंपली हमने प्रूव कर दिया कि 6th पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स है, राइट। ठीक है ना, अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, बहुत ही बेहतरीन, अगर अब हम बात करें, देखिए जो आपका 4f है वो पहली बार किस पीरियड में आ रहा है, 6th पीरियड में आ रहा है। दैट मीन्स f ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पहली बार कहाँ आते हैं, 6th पीरियड में आते हैं। अगर आप d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पहली बार कहाँ आते हैं, वो 4th पीरियड में आते हैं, राइट। ठीक है ना, 3d है, 3d सीरीज है, लेकिन वो आ कहाँ रहा है 4th पीरियड में। क्यों आ रहा है 4th पीरियड में, क्योंकि 3d के पहले आपका 4s भर चुका है, और अगर 4s भर चुका है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 हो चुका है। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी इंटर्ड इन व्हाट 4th पीरियड, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ z इज इक्वल्स टू 114। एक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको इसका आंसर करना है तो 114 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा आपका 7s2 7p2, कर सकते हैं इस तरह का काम, राइट। और फिर उसके बाद पीरियड निकालना हो तो पीरियड 7 हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम आपका 7 आएगा। अगर ब्लॉक निकालना हो तो p आ जाएगा, और p ब्लॉक के लिए ग्रुप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 4 दैट इज व्हाट 14। ये काम कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम देखें कुछ इस तरह से, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट दीज आर द एलिमेंट्स दैट इज देयर इन 7th पीरियड एंड p ब्लॉक, राइट। इसको आप देखिए तो ये 118 है, और ये कौन से ग्रुप में है, 18th ग्रुप में है, राइट। ठीक है ना, दिस इज द लास्ट एलिमेंट वी हैव टिल नाउ। देन 117, ये कौन से ग्रुप में है, 17th में। ये 116, ये कौन से ग्रुप में, 16th ग्रुप में है। ये 115, ये कौन से ग्रुप में, 15th ग्रुप में। और ये 114th एलिमेंट है फ्लेरोबियम, जिसका सिंबल Fl है, राइट। ठीक है ना, और ये कौन से ग्रुप में है आपका, 14th ग्रुप में है। तो ये जो एलिमेंट है फ्लेरोबियम, इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका 14। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका 7th। और अगर ब्लॉक भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं p ब्लॉक, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, write the atomic number of the elements present in the 3rd period and 17th group of the periodic table। 17th group कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, राइट। ठीक है ना। p ब्लॉक शुरू कहाँ से होते हैं, सारे के सारे p ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट फर्स्ट पीरियड में तो केवल p ब्लॉक वाले में कौन है, हीलियम ही है, राइट। ठीक है ना, एक्सेप्ट दैट ऑल द p ब्लॉक एलिमेंट्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द 2nd पीरियड, राइट।
तो ये क्या है आपका सेकेंड पीरियड है, ये कौन सा पीरियड होगा थर्ड, और ये कौन सा पीरियड होगा फोर्थ, ये कौन सा पीरियड होगा फिफ्थ. तो थर्ड पीरियड एंड दिस इज व्हाट योर 17th ग्रुप. सो आंसर विल बी व्हाट 17th, राइट. ठीक है ना. ओके, सो आंसर आपका 17th ही है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 17th है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय, तो एक लॉरेंसियम है LR103 एंड एक बर्केलियम है, दैट इज व्हाट 1997, if I'm 97, and this is what lawrencium 103. ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, और सेकेंड पार्ट का आंसर सिबॉर्गियम है, दैट इज व्हाट एटॉमिक नंबर इज व्हाट 106, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, why do elements in the same group have similar physical and chemical properties, right? Because you see, why they have, because their electronic configuration is what similar, right? So if their electronic configuration is similar, so they have what similar physical and chemical properties, right? आप कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, चलिए ग्रुप 17 नहीं, कोई और ग्रुप ले लेते हैं. हाँ, ग्रुप 17 या ग्रुप 1 ले लेते हैं. तो अब ग्रुप 1 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट शेल का, वो क्या होगा NS1, राइट. जैसे लिथियम का 2s1 हो जाएगा, सोडियम का 3s1 हो जाएगा, पोटेशियम का 4s1 हो जाएगा, राइट. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से दैट इज व्हाट सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई they will exhibit what similar physical and chemical properties, right? So that is the answer of this particular question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, what does atomic radius and ionic radius really mean to you? Atomic radius, radius of an atom, and ionic radius, radius of ion, right? ठीक है, आयन में दो हो जाते हैं, कैटायन हो जाता है, एनायन हो जाता है. एनीवे, एटॉमिक रेडियस ये सब आपने पढ़ा होगा. एटॉमिक रेडियस में जो आपने रेडियस पढ़े होंगे, तीन टाइप के रेडियस पढ़े होंगे, कोवलेंट है, मेटालिक है, वैन डर वाल्स रेडियस है, राइट. ठीक है ना. तो ये सब आपने पढ़ा होगा. जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोवलेंट रेडियस, सपोज दीज आई मीन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स आर मेकिंग बॉन्ड, राइट. तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका हाफ कर दीजिए, एंड दैट विल गिव यू व्हाट द कोवलेंट रेडियस, राइट. ठीक है. So that is what your, or that covalent radius will be the atomic radius of this particular atom which is making this particular covalent bond, right? So that is what atomic radius हो गया. Metallic radius भी आप use कर सकते हैं, जैसे ये है आपका metallic radius है, तो यहाँ पे भी internuclear distance देख लीजिए, इसका half कर दीजिए, आपको जो radius मिलेगा that will be radius of that particular atom, right? चलिए ionic radius की अगर हम बात करें तो ionic radius में क्या होगा, radius of an ion, right? और आयंस कैसे होता है, व्हेन एन एटम लूजेज वन इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन. सिंपल, लूजेज इलेक्ट्रॉन तो कैटायन बनेगा, और अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनायन बनेगा. ठीक है ना. और कैटायन का रेडियस कम होता है, एनायन का ज़्यादा होता है, राइट. ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे, राइट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन, राइट. तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ, because exceptions are there, right, but in general अगर हम बात करें तो in general if you go from left to right, atomic radius जो होता है आपका वो decrease करता है, right. Atomic radius that what decreases, and when you go from top to bottom atomic radius क्या होता है, increase करता है. इसका reason बहुत simple है. जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिथियम ले लीजिए, बेरिलियम ले लीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट. तो अब जब जा रहे हैं तो पीरियड तो सेम ही है, राइट. कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s1, फिर 1s2 तो सब में ही आएगा, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 लाइक दैट, राइट. तो पीरियड इज सेम, बट यू सी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो सेम पीरियड में बढ़ रहे हैं. ठीक है ना. पीरियड सेम ही है, सेकेंड पीरियड है, और प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं. तो उस प्रोटॉन्स के इंक्रीमेंट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ जाता है. उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, और उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा. ठीक है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है इन जनरल, बिकॉज अगेन the number of period is what increasing, though proton is also increasing, right, but the period is also increasing, and because of that increase in period, right, okay,
बिकॉज द इंक्रीज इन पीरियड द एटॉमिक रेडियस इज व्हाट इंक्रीजिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लिथियम ले लूं, सोडियम ले लूं, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा, और सोडियम का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ पे 3 पीरियड्स हैं एंड दिस इज व्हाट यहाँ पे 2, राइट। तो इस केस में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। तो इन जनरल लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द पीरियड इज सेम, एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, the number of protons are increasing, but the period number is also what increasing, and because of that atomic radius increases, right? I hope it's clear to all of you. चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you understand by isoelectronic species? Iso equal electronic, electron, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, राइट। जैसे F माइनस है, F माइनस, F के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, राइट, ठीक है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन वाले कुछ स्पीसीज ले लेते हैं, Na+ ले सकते हैं आप, Mg2+ ले सकते हैं, नियॉन ले सकते हैं, O2- ले सकते हैं, कई एग्जांपल्स हैं, N3- ले सकते हैं, Al+3 ले सकते हैं, राइट, ठीक है ना। सो दीज आर व्हाट नेम, एक ही स्पीसीज का नाम देना था, कोई भी ले लीजिए इसमें से। आर्गन आपका क्या है, 18 है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। Cl का 17 होता है, एक नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए तो 18 हो जाएगा। या फिर पोटेशियम है, पोटेशियम 19 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए, वो 18 बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दैट विल बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट, आर्गन, राइट। Mg2+ है, अच्छा Mg2+ में तो वही F- ले लीजिए या Mg2+ ले लीजिए, सेम ही है बिकॉज बोथ हैव व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन्स। और रुबीडियम प्लस है, रुबीडियम कहाँ जाता है, 37 है, मतलब इसके पास एटॉमिक नंबर, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी 36 हैं। तो Rb+ के लिए आंसर आप ले सकते हैं क्या, क्रिप्टन ले सकते हैं, या फिर इवन इनफैक्ट आप Br- भी ले सकते हैं। Br का एटॉमिक नंबर 35 होता है, क्रिप्टन इज व्हाट 36, ठीक है ना। तो 35 + 1 और 36 + 0, तो दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू Rb+, राइट। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Consider the following species, what is common in them, right? This is what, they all are what, isoelectronic, right? तो N3- है आपके पास, N3- अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं इसमें, तो इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, और अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, राइट, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10, राइट। तभी तो देखिए 3- आया है, प्रोटॉन पे +7 और -10, दैट्स वाई ओवरऑल 3 नेगेटिव चार्जेस देयर, राइट। अगर मैं O2- की बात करूं, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है। अगर मैं बात करूं F- की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 हो गए, इलेक्ट्रॉन अभी भी 10 है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। Na+ की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है। Mg2+ की अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है। Al+3 की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, यहाँ पे ये सब 10 है, बिकॉज दे ऑल आर व्हाट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही होंगे, राइट। बट प्रोटॉन्स अगर आप देखें तो बढ़ रहे हैं, और अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स 13 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, तो यहाँ होल्ड ज़्यादा होगा, होल्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और अगर पास आ गए तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, तो सबसे ज़्यादा N3-, then O2-, then F-, then Na+, then Mg2+, then what, Al3+, right? So this will be the order. काफी simple question है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, explain why cations are smaller and anions are larger in radii than their parent atoms. कोई एक hypothetical सा parent atom A ले लेते हैं, चलिए, और A का एटॉमिक नंबर ऐसे कुछ मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए, A8 ले लीजिए, चलिए, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन 8 मतलब 8 होता है, एक हाइपोथेटिकल सा केस ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बस। अगर चलिए रियली ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलिए O8 है आपके पास, अब O है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं O+ ले रहा हूँ, O ले रहा हूँ और O- ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे। ये जो चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले केस में आपने इलेक्ट्रॉन हटाया है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो यू सी हियर बेसिकली व्हाट यू कैन सी क्लियरली कि होल्ड इज मैक्सिमम हियर, 8 प्रोटॉन का 7 इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे होल्ड ज्यादा होगा, होल्ड ज्यादा होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे,
पास आ जाएंगे। और इस केस में होल्ड क्या है, कम है, तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस होगा वो O माइनस का होगा, देन O का, एंड देन O प्लस का। दैट मीन्स एनायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और ज्यादा हो गए तो होल्ड कम हो गया, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस सॉरी आयनिक रेडियस बढ़ गया है। और अगर मैं बात करूं कैटायन की, तो कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो होल्ड बढ़ गया, और अगर होल्ड बढ़ गया तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स सिंपल अगर इसको समराइज भी करना हो तो A माइनस 3 इज ऑलवेज इसका जो साइज होगा वो A माइनस 2 से बड़ा होगा, इसका A माइनस 1 से, इसका A से, इसका A प्लस 1 से, इसका A प्लस 2 से, A प्लस 3 से, लाइक दैट, राइट। एक हाइपोथेटिकल सा केस अगर हम ले ले तो ठीक है। तो दिस विल बी द रेडियस, एक ही एलिमेंट है, आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएं, होल्ड कम होता चला जाएगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अपोजिट अगर वी मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए, राइट। ऑल दीज टर्म्स आर देयर, राइट। उसमें एक टर्म आता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। व्हाई आइसोलेटेड गैसियस एटम ना लिख दें अगर हम डेफिनेशन में तो क्या हो जाएगा, राइट। तो इसको समझते हैं थोड़ा। चलिए, मान लीजिए एक हमारे पास नोबल गैस, राइट। चलिए, नोबल गैस है, कोई भी एक नोबल गैस ले लेते हैं, मान लीजिए आर्गन है, वो लिक्विड है, आप इसको हीट करेंगे, पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये आर्गन गैस में कन्वर्ट होगा, मोनो एटॉमिक है, राइट, ठीक है। अब मोनो एटॉमिक है, आर्गन गैस के एटम्स हैं, दीज आर द एटम्स, राइट। अब इन एटम्स की वजह से, इन एटम्स के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड हमने क्यों वर्ड यूज किया है, इन एटम्स के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में, राइट, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन पे इनके एटम्स के प्रेजेंस की वजह से इसका जो फोर्स होता है, दैट इज व्हाट, दे आर एक्चुअली अफेक्टिंग व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन वे, राइट। और अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं, राइट, दैट मीन्स व्हाट, कि this electron is not only attracted by this nucleus of this particular argon atom, but it is also affected by what, surrounding atoms, right। उससे भी ये affected हो रहे हैं। तो इस अफेक्ट हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से हम बस ये चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, हम ये चाह रहे हैं, राइट। तो हमें इन इफेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म व्हाट, आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। और ये आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, तो परफेक्ट आइसोलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रेशर को कम कर दीजिए, प्रेशर कम करिएगा तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम बड़ा हो गया तो इन एटम्स के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, और दूरियां बढ़ जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। एंड इन दैट वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट आयनाइजेशन एनर्जी इन अ मोर करेक्ट वे। क्लियर है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या पर्पस है, ठीक है ना। देखिए, ग्राउंड स्टेट का पर्पस क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन को ही पकड़ लीजिए, यहां पे 1 प्रोटॉन है, दिस इज व्हाट योर ग्राउंड स्टेट का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज इन विच शेल, फर्स्ट शेल, राइट। 1s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निकालने का मतलब आपको भेजना है कहां, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, आपको भेजना है इन्फिनिटी पे, राइट, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ना होके एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट मान लीजिए ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है आपका, राइट। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है, मींस व्हाट, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है, अभी तो वो एटम के अंदर ही है, इट इज एक्सपीरियंसिंग, this electron is experiencing what attraction force from the nucleus of this particular hydrogen atom, right। तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो एटम से बाहर निकल गया, राइट। तो इसको अगर आपको एटम से बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। लेकिन क्या आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी या फिर ज्यादा देनी पड़ेगी, इस केस में आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो इसको निकालना रिलेटिवली क्या होगा, आसान होगा, राइट।
तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आपको वहीं से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक्साइटेड स्टेट में तो आप कहीं भी हो सकता है, राइट, ठीक है ना। तो इस केस में एनर्जी कम, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके रिस्पेक्ट में, इस केस में थोड़ी कम देनी पड़ेगी, इस केस में और भी कम देनी पड़ेगी, राइट, ठीक है ना। ये बस मैंने दिखाया है, वैसे तो गैप्स क्या होते हैं आपको भी पता है, मॉडल पढ़ा होगा, ये गैप्स थोड़े कम होते चले जाते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। हमें निकालना कहाँ से इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट से, राइट, ठीक है। कि एक्साइटेड स्टेट तो कई हो सकते हैं, और कई हो सकते हैं तो डेफिनेशन प्रिसाइज नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखिए आप, ग्राउंड स्टेट में रखिए, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालिए, और जितनी भी एनर्जी लगती है वो आपकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट, नेगेटिव माइनस में। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, राइट। ओके, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जूल पर मोल, राइट। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नेगेटिव में है तो आपको एनर्जी क्या करनी है, आपको पता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होती है इन्फिनिटी पे, दैट इज व्हाट, 0, राइट। तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को, इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, यह है आपका न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसकी एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, राइट, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे भेजना है, मतलब इसकी एनर्जी मुझे 0 करनी है, तो मुझे इसमें इतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, राइट। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल रीच टू व्हाट, इन्फिनिटी, राइट। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन यहां पे ये क्या पूछ रहा है वो जूल पर मोल में, राइट। तो जूल पर, ये तो एटम है आपका, तो इंटू क्या करेंगे आप, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 1312 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका, किलो जूल में है तो इंटू 1000 कर दीजिए इसको, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। ये तो एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने में इतनी एनर्जी लगी, तो 1 मोल एटम में कितनी लगेगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है इन जनरल, तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है। तो क्या चेंजेस हुए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक चेंज हुआ और बेरिलियम और बोरॉन में एक चेंज हुआ, राइट। आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी होती है, एस की, देन पी की, देन डी की, एंड देन व्हाट, एफ की। क्यों, क्योंकि एस है आपका स्फेरिकल, राइट। एस अगर स्फेरिकल है तो अगर एस बीच में आया, यहां पे ऐसे समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स अगर एस सबशेल में या फिर ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबशेल में, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम सील्डिंग फील, मतलब वो फील करेंगे मैक्सिमम सील्डिंग, राइट, बिकॉज इनकी सील्डिंग ज्यादा है। और ये भी सोचिए ना कि इसका मतलब अगर मैक्सिमम सील्डिंग है, क्यों, क्योंकि एस स्फेरिकल है, इसका मतलब न्यूक्लियस का इस एस पे भी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, राइट। ये दोनों बातें, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, राइट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा फिर से, एस की सील्डिंग क्या है, बहुत अच्छी है। अगर सील्डिंग बहुत अच्छी है तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसी एस की बात करूं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने प्रॉपर्ली सील्ड कर रखा है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर रखा है, तो न्यूक्लियस का उस वाले एस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। बस यही एक छोटी सी बात हमें समझनी थी। बेरिलियम और बोरॉन का आंसर तो वहीं से आ जाएगा। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 है, इलेक्ट्रॉन आप एस से निकाल रहे हैं, राइट, और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2
एंड 2p1 है, राइट। तो s का पेनेट्रेशन ज़्यादा है p के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से मुश्किल होगा, यहाँ से रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होगा। तो इसलिए बोरॉन जो है वो बेरिलियम के पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर में बोरॉन बेरिलियम के पीछे चला गया, क्योंकि यहाँ पे 2s से निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2p से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि सर कार्बन में भी तो 2p से निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकाल रहे हैं, लेकिन कार्बन में एक चीज़ और है कि एक प्रोटॉन भी बढ़ गया है, राइट, ठीक है ना, तो उसका भी फैक्टर देखना पड़ेगा। तो जस्ट इसको यहीं तक रखो, मतलब इसमें कि बेरिलियम और बोरॉन में हम बेरिलियम में 2s से निकाल रहे हैं 2s2, और बोरॉन में 2p1 से निकाल रहे हैं। तो 2s से निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है। क्यों पेनिट्रेशन ज़्यादा है? बिकॉज s इज व्हाट, स्फेरिकल, राइट। तो उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, रिलेटिवली मुश्किल होगा। और अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ, तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 एंड दिस इज व्हाट 2p3, एंड ऑक्सीजन इज व्हाट 1s2 2s2 एंड दिस इज व्हाट 2p4। तो दिस इज व्हाट हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या होगा, पहले आएगा। सो दीज आर द टू रीजंस फॉर दीज टू डिफरेंसेस और चेंजेस जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? तो Na है आपके पास, राइट। Na का मैग्नीशियम से आयनाइजेशन एनर्जी जो IE1 की मैं बात करूं, तो IE1 जो होगा वो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीशियम का सोडियम से ज़्यादा होगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट IE2 की अगर हम बात करें, तो सोडियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गया। इसका रीज़न ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ अटेनिंग अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, जिससे उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए IE2 जो है वो सोडियम का मैग्नीशियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनफैक्ट कभी भी आप देखोगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे कि अगर आपके पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है और वहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी गैप बहुत बड़ा हो, जहाँ पे भी गैप बहुत बड़ा हो, जैसे अगर मैं बोलूँ सपोज कि ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 500 है, 1200 है, फिर देन 2600 है, एंड देन 14,000 है। तो यहाँ पे एकदम से देखो जंप बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, यहाँ 3 है, राइट, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, आपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। नाउ टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, सो दैट मींस यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। इसलिए सोडियम के केस में क्या होगा, जब सोडियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, तो उसका मैग्नीशियम से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो IE2 की बात कर रहे थे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are various factors due to which ionization enthalpy of the main group elements tend to decrease down a group? तो ये हमने देख रखा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो एक तो क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, राइट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स, और शेल कह सकते हो, पीरियड्स तो क्या ही कहा, नंबर ऑफ शेल, राइट। अब जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, जैसे ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए मैं सेकेंड पीरियड में हूं तो 2 सेल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस का, और अगर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है तो कम हो रहा है, तो उसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन जनरल, राइट, ठीक। तो एक तो फैक्टर नंबर ऑफ सेल हो गया। दूसरा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं या शिल्डिंग इफेक्ट भी। जब ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, हमें तो आउटर मोस्ट शेल से निकालना है इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में हो। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को लीजिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में जाइए, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली दैट शुड बी इन व्हाट ग्राउंड स्टेट, और उस इलेक्ट्रॉन को आप निकालिए। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा था, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा था, और उसकी वजह से उसको निकालना आसान हो रहा था।
दूसरी बात ये भी तो देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है मींस व्हाट, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इनकी क्या होगी, शील्डिंग भी होगी, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विच यू वांट टू रिमूव, राइट, वो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी शील्डिंग की वजह से भी क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और उस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यू कैन से दैट विल डिक्रीज, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो दीज आर द इफेक्ट, यू कैन से नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये दो मेजर रीजंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये वैल्यू दे रखी है, राइट, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये ऑर्डर याद भी रखना चाहिए मेरे ख्याल से, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखें, स्पेशली जेई और नीट को, सो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट यू नो टेबल्स दैट इज गिवन इन व्हाट एनसीईआरटी, राइट। तो याद रखिए, थोड़ा मुश्किल है पर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझना बड़ा आसान है। हम चलते हैं ग्रुप 13 पे। हमारे पास क्या है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, और गैलियम है, और इंडियम है, और क्या है, थैलियम है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम को देखिए, तो अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए और गैलियम का कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर हम इंडियम और थैलियम की बात करें तो इंडियम का ज्यादा होना चाहिए था और थैलियम का कम, बट इंडियम का और अगर आप थैलियम का देखें, राइट, तो अगेन थैलियम इज मोर देन व्हाट, इंडियम। ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन इज द सेम। अभी हमने देखा था शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, देन पी का, देन डी का, एंड देन व्हाट, एफ का। डी और एफ की शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, और इनके अगर आप पोजीशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एल्यूमिनियम के पीछे कोई नहीं है। एल्यूमिनियम ये सेकेंड पीरियड में है, ये कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। गैलियम कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। और फोर्थ पीरियड में गैलियम से पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, डी सबशेल में। डी सबशेल की शील्डिंग क्या है, पुअर है, और अगर डी सबशेल की शील्डिंग पुअर है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस, अगर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शील्डिंग अगर पुअर है तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप केवल इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं कर रहे होंगे ना, आप उस टाइम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड कर रहे होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े हैं, लेकिन उनकी शील्डिंग पुअर है, और अगर उनकी शील्डिंग पुअर है तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, और बढ़ गया उसकी वजह से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और अगर मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पे बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एल्यूमिनियम से ज्यादा है। बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है यहां पे, राइट। फिर भी चलिए, इंडियम थैलियम में सेम रीजन, इंडियम तुम आपका 5th पीरियड में है और थैलियम आपका 6th पीरियड में है। याद कीजिए 6th पीरियड में कौन आया था सबसे पहले, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, एफ सबसेल में, और एफ सबसेल की शील्डिंग क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है। अगेन उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, और अगर बढ़ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इस केस में बता सकते हैं आप कि गैलियम का बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, इसको हम लोग स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, राइट। और इस केस में आप बोल सकते हैं द रीजन इज व्हाट समवेयर सिमिलर, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़िएगा, कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि थैलियम के केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल, राइट, ठीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपने श्योर पढ़ा होगा, पढ़िएगा, थोड़ा सिमिलर ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ग्रुप 16 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक मास्टर ऑर्डर भी हम बना सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन व्हाट ब्रोमीन, देन व्हाट आयोडीन, देन व्हाट एस्टेटीन। ये तो आपका ग्रुप 17 हो गया, और उसके बाद ग्रुप 16 में देखिए तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, एंड देन व्हाट ऑक्सीजन, राइट, ठीक है।
तो ये तो डाटा भी दिया हुआ है और कई बार क्वेश्चंस आए हैं इस पे, ठीक है ना। आप देखिए, दिस इज व्हाट -200, -195, -190, -174, -141। इन दोनों का देख लेते हैं, -349, -328, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू सी हियर। फ्लोरीन, पहले ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। एनी ग्रुप 17 एलिमेंट्स, उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ग्रुप 16 से क्या है, ज्यादा है, ठीक। ये तो पहले ध्यान में रखिए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर एक्सप्लेन करना हो कि अच्छा F की ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि पीरियड सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जो है वो फ्लोरीन के केस में ज्यादा है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, और वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा तो दैट मीन्स वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन को कैसे देखें, तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि यहां पे 9 प्रोटॉन्स हैं आपके पास, राइट, और फ्लोरीन के केस में कितने हैं आपके पास, सेकेंड शेल में 7 है, राइट। 2s2 2p5 3 3 6 1 7, राइट, ठीक है। और ये आपके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, राइट। और यहां पे भी आपके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 3, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये जब इलेक्ट्रॉन हम फ्लोरीन में ऐड करते हैं, दे फेस व्हाट, रिपल्शन आल्सो, ठीक है ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में पीरियड सेम था, यहां पे क्या हो गया है, ये सेकेंड पीरियड में ऐड कर रहे हैं, यहां पे थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड का साइज जो बेसिकली थर्ड शेल बोल दीजिए, पीरियड नहीं सॉरी, थर्ड शेल का जो साइज है आपका वो क्या है, बड़ा है। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से कम रिपल्शन फील करेगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना रिलेटिवली क्या है, आसान है, और रिलेटिवली आसान है, और इस केस में रिलेटिवली क्या है, डिफिकल्ट है। इसलिए क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। फिर बोलिएगा आप ब्रोमीन में तो सर और भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन एक और फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, दूर हो गया। इसलिए ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों से कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो ये एक सवाल है, आप आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, राइट। तो अभी हमने देखा था, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो O माइनस बनेगा, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -141 किलोजूल पर मोल है, राइट, ठीक है। लेकिन आप जब O माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O-2, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो क्या आती है, पॉजिटिव, अप्रॉक्सीमेटली 830 के आसपास आएगी, +830, राइट, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है आपकी, पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं, यहां पे देखिए, ये जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट, फीलिंग अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो O पे ऑलरेडी क्या आ चुका है, एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट व्हाट, रिपल्शन। इसका मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे इसको पुश करके इसको अंदर एक तरह से आपको, बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन, राइट, तो इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिग्निफिकेंटली ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी व्हाट, योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, फर्स्ट यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है, ये भी एंडोथर्मिक हो सकता है। आपको पता होगा नोबल गैसेस का एंडोथर्मिक होता है, नाइट्रोजन का एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना, बेरिलियम का एंडोथर्मिक है, मैग्नीशियम का एंडोथर्मिक है, राइट। इन सब के लिए इवन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। यूजुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी एक्सोथर्मिक होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एंडोथर्मिक ही होगी। क्यों, बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं तो वो डिफिकल्ट होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, ठीक है ना। सो इट विल बी व्हाट, O एज पॉजिटिव। तो वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पॉजिटिव, सो यस इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। What is the basic difference between the terms electron gain enthalpy and electronegativity?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस व्हाट, देखिए दोनों केस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही है, राइट। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम में ले रहे हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका नोबल गैसेस के लिए भी आप कह सकते हैं, हीलियम के लिए कह सकते हैं, नियॉन के लिए कह सकते हैं, जनरली ये वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, राइट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की भी हो सकती है, राइट, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आपको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, हो सकता है एनर्जी निकलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी निकलती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कुछ केसेस में एनर्जी हमें देनी भी पड़ती है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले यहां पे तो शेयरिंग करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो जैसे ए और बी है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सेंस नहीं है इफ नोबल गैस इज नॉट मेकिंग बॉन्ड, राइट। जैसे हीलियम की बात करें, नियॉन, वैसे कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड्स बनाते भी हैं, जहां बनाते हैं वहां पे सोच सकते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आइसोलेटेड गैसियस एटम में वो इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर रहे हो, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहां पे, और उसको अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। How would you react to the statement that the electronegativity of N on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound? सही नहीं है, ठीक है ना। क्यों सही नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे नाइट्रोजन को छोड़िए, एक रियल लाइफ, मतलब जो केमिस्ट्री में ज़्यादा आप इनकाउंटर करेंगे, कार्बन की हम बात करें, राइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, दैट इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन is more electronegative than sp3 hybridized carbon। ऐसा क्यों, more the s character more is the electronegativity, आपने पढ़ा होगा, राइट। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन का पॉलिंग स्केल पे 3.0 है, बट अगर नाइट्रोजन का s कैरेक्टर बढ़ता है नाइट्रोजन एटम में, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जैसे NO2 प्लस NO2 की बात करें और NO की बात करें, राइट, तो यहाँ पे N+4 है, NO में +2 है, राइट। सो ऑफकोर्स यहाँ का जो नाइट्रोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इस वाले नाइट्रोजन से, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 23rd के बाद 24th। डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, गेन्स एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, एनायन बनेगा, और एनायन बनेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और लूजेज एन इलेक्ट्रॉन तो कैटायन बनेगा, और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नहीं, उसको आयनिक रेडियस कहना ज़्यादा सही होगा, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। Would you expect the first ionization enthalpy for two isotopes of the same element to be same or different? Justify your answer. Interesting question है। देखिए, हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे ये केस ले लेते हैं यहाँ पे, राइट, आइसोटोप्स में बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा, आइसोटोप्स में बस न्यूट्रॉन के नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। आइसोटोप्स डिफाइन भी ऐसे होता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और वो मास नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो बुक्स वगैरह में कुछ इस तरह से लिख देते हैं वो लोग कि चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो अट्रैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और अगर अट्रैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहना सही नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। फर्क पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली न्यूक्लियस जितना हेवियर होगा, राइट, न्यूक्लियस भी मूव करता है, राइट, देयर इज अ मूवमेंट इन न्यूक्लियस ऑल्सो। न्यूक्लियस जितना हेवियर होगा उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पे उतना बढ़ेगा, और होल्ड बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बट द डिफरेंस इज सो स्मॉल दैट यू कैन नेग्लेक्ट एंड यू कैन से कि आइसोटोप्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। दो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन में प्रोटियम और ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा प्रोटियम की अपेक्षा, ठीक है ना। तो
अगर बुक्स वगैरह में लिखना हो तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है, उस डिफरेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट ये कहना कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही गलत होगा। फ़र्क पड़ता है, राइट, लेकिन उसको हम लोग फेयरली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? कई बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन, मेटल्स की बात करें उसका उल्टा कर दीजिएगा नॉन मेटल्स में। मेटल्स की अगर हम बात करें, सॉरी, तो मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, राइट, ठीक है ना। मेटल्स में और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है? रिलेटिवली कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लो होगी, राइट, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। They have a tendency to lose electron in general, right? And to form what? Cations. Non-metals have a general tendency to what? Gain electron to form what? Anion. All these points you can add, right? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऐड कर देना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐड कर देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड कर देना। They are less electronegative. They have a general tendency to form what? Ionic bond. Non-metals की in general tendency क्या होती है? Electron sharing होती है in general. तो in general they form what? Covalent bond, right? ठीक है. Electron gain enthalpy, ionization enthalpy, atomic radius, all these points you can add, right? ठीक है. चलिए. Use the periodic table to answer the following question. Identify an element with 5 electrons in the outer subshell. अच्छा, outer subshell में 5 electron. सबशेल की बात कर रहा है ये सबशेल की बात कर रहा है। तो जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, देखिए तो 9 है, 1s2 2s2 2p 5। तो आउटर सबशेल कौन कौन हो गया? s एंड p। और आउटर सबशेल p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यस, वन कैन, आई मीन एक आंसर तो इसका क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है। वन कैन आंसर ऑल्सो फ्लोरीन, राइट। क्लोरीन भी ले सकते हो आप, ब्रोमीन भी ले सकते हो। इन सब केसेस में क्या होगा? आउटर सबशेल है ये, ठीक है ना। यही अगर शेल हो जाता तो उस केस में हमारा आंसर नाइट्रोजन हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम उठा लीजिए, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए, Mg+2 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 16 चैल्कोगेंस, ऑक्सीजन O-2, S सल्फर S-2 बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स ले सकते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल्स, नॉन मेटल्स, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताना जिसके पास मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, राइट, ठीक है ना। लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर, राइट। तो 2 ही लिक्विड एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पे, राइट। एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक मेटल है जो आपको पता होगा, मरकरी, राइट, और दूसरा एलिमेंट है ब्रोमीन, राइट। तो ग्रुप 17 ही होगा आंसर। फ्लोरीन क्लोरीन तुम्हारा गैस है, राइट, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, वहाँ पे मेटल्स भी हैं, वहाँ पे नॉन मेटल्स भी हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो हियर द आंसर विल बी व्हाट? ग्रुप 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमॉन्ग ग्रुप 1 एलिमेंट, अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। लिथियम, देन व्हाट? सोडियम, देन व्हाट? पोटेशियम, देन रूबिडियम, देन व्हाट? सीजियम, एंड देन व्हाट? फ्रांसियम। फ्रांसियम वैसे रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ कुछ 21 मिनट के आसपास होता है, तो फ्रांसियम के बारे में हम बात नहीं करते हैं। और एक होगा, मतलब ये एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, और हैलोजेंस में ये ऑर्डर कुछ ऐसा है, FCl Br एंड देन व्हाट? I। तो इसको इन जनरल हम कह सकते हैं, राइट, ठीक है ना, कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा साइज बढ़ेगा। वो ये मेटल्स है, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो लूज करना किसके लिए आसान होगा? सीजियम के लिए आसान होगा, इसलिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, राइट, ठीक है ना। गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरली आपको एक्सप्लेन करना है, राइट, कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और क्यों इलेक्ट्रॉन को निकालना? मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू व्हाट? लूज इलेक्ट्रॉन। तो सीजियम के केस में इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा और इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक।
अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो नॉन मेटल है, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और गेन इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी इन जनरल, तो रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे मैंने आपको कहा फिर से कि और भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ अगर, तो ये सब पढ़ोगे आप 12th में। F2 और Cl2 में क्या होता है कि 3 फैक्टर्स होते हैं इनफैक्ट, राइट। अगर मैं इन दोनों को जस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, फ्लोरीन और क्लोरीन में, राइट, तो 3 फैक्टर्स होते हैं। फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली आसान होता है। आप कहेंगे सर बॉन्ड लेंथ तो छोटा है तब भी आसान है ब्रेक करना, बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है इनके बीच धुआंधार तरीके से रिपल्शन है, राइट, तो उसको ब्रेक करना क्या है, आसान है। इसलिए यहाँ पे आप एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का फैक्टर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फैक्टर होता है, और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी का फैक्टर होता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली कम टुगेदर एंड दैट डिसाइड व्हाट कि फ्लोरीन इज व्हाट मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, राइट। इस चैप्टर के हिसाब से एक जनरल एक्सप्लेनेशन विल बी सफिशिएंट, राइट, जो मैंने आपको दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस। तो एस ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हो जाएगा, NS12 हो जाएगा। पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, NS2, एंड दिस इज व्हाट, NP126। व्हाट इज N here? N is what the maximum principal quantum number, or you can say what period also, right? ठीक है ना। और ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे अगर मैं बोलूं पोटेशियम एस ब्लॉक का है 4th पीरियड में, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में, सॉरी ग्रुप में है, राइट। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2nd पीरियड में है, तो यहां पे रख दीजिए, तो 2s2, एंड दिस इज व्हाट, चूंकि 16 में है तो 2p4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी व्हाट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल, राइट, आउटर मोस्ट शेल। ये पी ब्लॉक की बात हो गई। अभी डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में देखिए क्या हो जाएगा, बेसिकली इट विल बी व्हाट, NS 0 से 2 एंड N-1 D 1 से 10, राइट, ठीक है। अच्छा देखिए कहीं कहीं अगर आपको ये दिख जाए NS 1 से 2 एंड N-1 D to 10, 1 to 10, अगर आप पैलेडियम को छोड़ दें 46 एटॉमिक नंबर, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बुक्स में मैंने ये देखा है कि इस तरह के इश्यूज बच्चे फेस करते हैं, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, सो दिस विल बी द बेटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे पैलेडियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली पैलेडियम की अगर हम बात करें तो पैलेडियम 5th पीरियड में है, तो 5th पीरियड में तो वहाँ पे 5s 0 होता है और 4d क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर 0 कंसीडर करना है, मतलब पैलेडियम को अगर आप इग्नोर कर दीजिए एक पल के लिए, तो आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट उठा लीजिए, वहां पे NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पैलेडियम ऐसा केस है जहां पे 0 है, इसलिए आज की डेट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डी ब्लॉक का लिखते हैं तो NS 0 से 2 लिखते हैं और N-D 1 से 10 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो विथ दिस वन, राइट, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, नाउ ए ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। देखिए ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-2 F 0 से 14, फिर से अच्छा N-1 D 0 से 2 और NS2, राइट। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2। ये भी कॉन्फ़िगरेशन सही है अगर आप एक एलिमेंट को इग्नोर कर दें, और वो एलिमेंट क्या है, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 90 है। तो अगर थोरियम को एक्सक्लूड कर दें तो ये सही है कॉन्फ़िगरेशन। तो कहीं अगर दिया हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, लेकिन अगर आप थोरियम को इंक्लूड कर ले तो थोरियम में वहां पे F 0 हो जाता है और D 2 हो जाता है। तो इसलिए
मैं फिर से कहूंगा, अगर सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आपको कंसीडर करना है, सो दिस विल बी अ मोर एप्रोप्रिएट आंसर, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Assign the position of the elements having outermost electronic configuration ns2 np4 for n is equals to 3, right? तो n is equals to 3 means what? 3s2 3p4, right? ठीक है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पीरियड में आपके पास कौन सा है? हीलियम है. सेकेंड पीरियड में कौन सा नोबल गैस है? नियॉन है. देन आर्गन है, देन क्रिप्टन है, देन जेनन है, एंड देन व्हाट? रेडॉन है. एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका 86 है. हाँ जी, ठीक है. अब थर्ड पीरियड की बात हो रही है, राइट? ठीक है ना. तो 3s2 3p4, तो सेकेंड पीरियड का ये है नियॉन आपका, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस 3s2 2 प्लस 4 दैट इज व्हाट? 16. और 16 कौन है आपका? सल्फर है. ठीक है ना, तो ये एलिमेंट सल्फर हो जाएगा. और पोजीशन अगर आपको बतानी है तो थर्ड पीरियड है. पोजीशन आपका ये क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड हो जाएगा ये. ग्रुप अगर देखिएगा आप तो 16th ग्रुप हो जाएगा और पी ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है ना, तो थर्ड पीरियड 16th ग्रुप एंड पी ब्लॉक, राइट? ग्रुप कैसे निकाला? पी ब्लॉक के लिए आपको पता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होता है. 10 क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज बीच में जो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं उसकी वजह से 10 ऐड होता है. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेकेंड n-1 डी, इसको हटाते हैं, उसको तो रहने दीजिए. ये सेकेंड की बात कर रहे हैं. n-1 d2 ns2, तो 4 है तो 4 पुट कर दीजिए. तो ये बात कर रहे हैं 3d2 एंड व्हाट? 4s2. तो यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, राइट, तो ये कौन सा होगा? आर्गन है 18 थर्ड पीरियड का, राइट? तो 18 प्लस 4 कर दीजिए, तो ये 22 है. 22 बेसिकली आपका कौन है? टिटेनियम है. और इसका अगर हमें क्या देखना हो, हमें देखना हो पीरियड, तो पीरियड तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा. ग्रुप कौन सा हो जाएगा? क्योंकि डी ब्लॉक है, पहले तो ब्लॉक ही डिसाइड करते हैं, ब्लॉक के बेस पे फिर हम लोग ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं. तो ब्लॉक पहले देख लीजिए. इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट में डी में जा रहा है, तो डी में जा रहा है मतलब ब्लॉक डी हो जाएगा. और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन है n-1 डी इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4th. तो ये कौन से ग्रुप में हो जाएगा? 4th ग्रुप में चला जाएगा, राइट? ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 6 के लिए हमें देखना है, राइट? तो n इज इक्वल्स टू 6 के लिए मतलब 4f 7 5d 1 एंड 6s 2 हो जाएगा, राइट? तो 6 पीरियड मतलब 5th पीरियड में देखिए, 5th पीरियड में कौन सा नोबल गैस था? 54. तो 54 प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 61 प्लस 2 63 प्लस 1 64. और 64 आपका गैडोलिनियम है, राइट? और गैडोलिनियम मतलब लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इसका जो पीरियड होगा वो 6 पीरियड होगा, ग्रुप जो होगा वो थर्ड होगा और ब्लॉक जो होगा वो F होगा. तो 58 से 71 अगर आपका एटॉमिक नंबर आता है, सबके लिए आंसर सेम ही है. 90 से अगर 103 एक्टिनॉइड्स की बात कर लें, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ठीक है ना, चलिए. तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 30. आगे बढ़ रहे हैं. बेहतरीन सवाल है ये, अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन. दिस इज व्हाट द फर्स्ट, ये सेकेंड है और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहे हैं कि द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, राइट? And the metal which can form a stable binary halide, the metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula MX. MX मतलब ग्रुप 1 के हैलाइड्स. देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा. यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए पहले से दूसरे में बहुत बड़ा जंप आया है. और अगर बड़ा जंप आया है इसका मतलब क्या है कि ये जो है फर्स्ट
ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ग्रुप 1 में है वो, राइट? ये ग्रुप 1 में है। और ग्रुप 1 में मतलब क्या है? ये आपका ये एल्कली मेटल है। ये क्या है? एल्कली मेटल है। आप यहां भी देखिए ये जंप बहुत बड़ा है, और अगर जंप बड़ा है तो ये भी क्या होगा? एल्कली मेटल होगा। ये भी क्या होगा आपका? एल्कली मेटल होगा। ठीक है, अच्छा। अभी हमने देखा था -328 फ्लोरीन, ठीक है ना? थोड़ा तो डाटा पता होना चाहिए, और बट -328 द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी हाई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका? ये हैलोजन होगा। इस केस में भी देखिए -295, -200 से बड़ा 16 का ग्रुप तो हो नहीं सकता, तो ये भी क्या होगा आपका? हैलोजन होगा, क्योंकि नोबल गैसेस अगेन क्या है आपके? सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, तो ये भी क्या है आपका? हैलोजन है। ये भी आपका हैलोजन है, ठीक है। अब इस केस में देखिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। ना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो ये क्या हो जाएंगे? नोबल गैसेस। इनफैक्ट अगर डाटा देखिएगा तो हीलियम का ये डाटा दिया हुआ है आपका, ठीक है। एंड ये जो है 738 1451, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर, ये जो है आपका ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। दिस इज व्हाट? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब आसान है सवाल, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है, तो लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो गैप है IE1 और IE2 में, वो बहुत बड़ा गैप है, इसलिए इनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स बोथ विल बी व्हाट? एल्कली मेटल। यहाँ पे ये गैप इतना बड़ा नहीं है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम ही नेगेटिव है, दैट मीन्स व्हाट? इट इज व्हाट? एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा आपका। ये नोबल गैसेस होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। इस केस में अगर आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो दोनों क्या होंगे? हैलोजन होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो आपका कौन होगा? नोबल गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कौन जल्दी लूज करेगा? जिसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। ढूंढिए, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है? 419। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड। कोई दूसरा कलर ले लें, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं। इस केस में क्या आया था आपका? नोबल गैसेस, दैट इज व्हाट? 5th। इस केस में आपका क्या आया था? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा आएगा? 2nd, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब यहां पे थोड़ी सी बात, नॉन मेटल, नोबल गैसेस भी तो नॉन मेटल ही हैं, तो यहां पे आप फिर से ये लिख सकते हैं 5, राइट? ठीक है ना? इस पे लेकिन फिर से आएंगे हम लोग, इस पॉइंट पे मैं समझाऊंगा आपको। द लीस्ट, अच्छा सॉरी, मोस्ट रिएक्टिव बोल रहा है वो, नहीं, तो मोस्ट रिएक्टिव अगर नॉन मेटल बोल रहा है तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा नेगेटिव है, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा था, इस पे आएंगे। द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। द मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड। अब इसमें देखिए स्टेबल कोवलेंट हैलाइड MX है, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं तो M1X भी हो सकता है, M2X भी हो सकता है। अब यहां पे ग्रुप 1 जो एल्कली मेटल है, आपके 2 एल्कली मेटल हैं, और अगर 2 एल्कली मेटल हैं तो इसमें आपको बोल रहा है प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट हैलाइड का मतलब क्या है? आप देखिए कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। कौन सा रूल? फजांस रूल हमने पढ़ा था। डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि X माइनस तो आपका सेम ही है, और जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज
जो कैटायन है आपका, कैटायन का साइज बढ़ेगा, और अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, राइट? ठीक है, अच्छा, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जो छोटा है कैटायन। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है। हमें यह भी पता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। मतलब कह सकते हैं कि जो कैटायन छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें दो एल्कली मेटल्स पता है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन इसमें कौन प्रीडोमिनेंटली ज्यादा कोवेलेंट हैलाइड देगा, आपका फर्स्ट देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो मतलब ये ग्रुप में ऊपर आएगा, ग्रुप में ऊपर आएगा मतलब कैटायन का साइज छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक सवाल हमने देखा नहीं, डी को। डी में देखिए, अगर सबको देखना है तो 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, बच क्या गया, 4 कह सकते हैं। लेकिन अगर सबको एक एक असाइन नहीं करना हमें, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द बेटर आंसर विल बी व्हाट, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मतलब क्या, नोबल गैसेस दे आर आल्सो व्हाट, नॉन मेटल, राइट? तो वो भी क्या है, नॉन मेटल ही है, तो वो भी तो लीस्ट रिएक्टिव ही है, राइट? इनफैक्ट हार्डली दे रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशन। तो दैट मीन्स इस केस में भी आंसर आप क्या लिखेंगे, कहाँ गया नोबल गैस, फिफ्थ। तो इसका आंसर फिफ्थ भी दे सकते हैं, राइट? सम बुक्स गिव्स फिफ्थ, कुछ बुक्स बस मैच करने के लिए इसको क्या कह देते हैं, फोर्थ कर देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैचिंग करनी है तो सबको एक एक से मैच करना है, तो फिफ्थ तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे फोर्थ होगा। बट अगर लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करें तो नोबल गैस ही है। नोबल गैसेज आर ऑल्सो व्हाट, यू नो, दे आर ऑल्सो नॉन मेटल, राइट? तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी हो गया और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा, predict the formula of the stable binary compounds that would be formed by the combination of the following pair of element. Lithium and oxygen, formula क्या हो जाएगा, Li2O, O-2, lithium group 1, Li+। चलिए, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, Mg+2 है और N3- है, इससे फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, Al(I3+3-1), silicon and oxygen, SiO2, phosphorus and fluorine, PF3, element 71 and fluorine, so this is what 71 lutetium होता है, तो ये क्या हो जाएगा, LuF3 हो जाएगा। ठीक है ना? लैंथेनॉइड्स जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो व्हाट, +3, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, +3-1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा LuF3 का। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, अब ये तो सिंपल क्या हो जाएगा, पीरियड, मैक्सिमम प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द p block has 6 columns because a maximum of 6 electron can occupy all the orbital in a p shell, सही है। द d block has 8 columns, गलत है, d block में कितने कॉलम्स हैं, 10 है, तो आंसर b ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। Each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy that subshell, सही है। The block indicates value of azimuthal quantum number L for the last subshell that received electrons in building up the electronic configuration। बिल्कुल, ब्लॉक कैसे पता करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और लास्ट में चले जाइए, और सबसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है वो अबव प्रिंसिपल वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप उसी डायग्राम को फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखिए कि लास्ट में आपको कौन सा अल्फ़ाबेट मिल रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका आंसर बी। Anything that influences the valence electron will affect the chemistry of the element. Which one of the following factor does not affect the valence cell?
Valence principal quantum number, nuclear charge, nuclear mass, number of core electrons. So answer will be what? Nuclear mass. ठीक है ना? Effect is what? Almost you can say negligible. ये हमने डिस्कस किया था पीछे भी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. The size of isoelectronic species. Again मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, anything that influences the value will affect. ये जो इफेक्ट होगा न्यूक्लियर मास का, दैट इफेक्ट इज व्हाट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ऐसा नहीं है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि इफेक्ट नहीं करता है, राइट. जैसे आइसोटोप, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट पढ़ेंगे आप आगे ऑर्गेनिक में, राइट, देखेंगे वहाँ पे, राइट. ठीक है, तो अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कि द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर विल बी व्हाट? सी, राइट. द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F minus Ne and Na plus is affected by size, effective nuclear charge. So answer will be what? A. The best possible answer will be what? Their size is same. ये तो फालतू है. चलिए, तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? Na+ में सबसे ज्यादा होगा. Which one of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy? Ionization enthalpy increases for each successive electron. ये तो सही है, हमें incorrect देखना है. ठीक है ना? The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration. Okay. End of valence electron is marked by a big jump in ionization enthalpy. सही है. Removal of electron from orbitals bearing lower n value is easier than from orbital having higher n value. Bearing lower n value is easier. नहीं, ये गलत है. ठीक है ना? The greatest B का थोड़ा सा the greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration, right? मतलब ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, जब आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक बार अचीव कर लिया आपने, जैसे वो सोडियम प्लस वाला एग्जांपल याद आ रहा है आपको, अभी हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा. बिकॉज डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है. तो टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन यू विल हैव टू गिव व्हाट? मोर एनर्जी. सो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर विल बी व्हाट? दिल्ली, डी. चलिए नेक्स्ट. कंसिडरिंग द एलिमेंट्स B, Al, Mg एंड K द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर. आपको पोजीशन देख लेना चाहिए. देखिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, राइट. तो बढ़ता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? पोजीशंस देख लेते हैं इसका. सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, वैसे सॉरी सोडियम पोटेशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, राइट. सोडियम है नहीं, मैंने ले लिया है बस. उसके बाद क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, और यही है. हाँ जी. अब देखिए, अगर मैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में मेटालिक कैरेक्टर बोरॉन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ज़्यादा होगा. डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है. और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में बात करूं तो लेफ्ट से राइट मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा. मैग्नीशियम और सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का ज़्यादा होगा, और सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का ज़्यादा होगा. सोडियम को हटाइए, दिस विल बी द ऑर्डर KMgAlB. आंसर विल बी व्हाट अगेन? डी. ठीक है, ये मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहा था, नॉन मेटालिक होता तो उल्टा हो जाता आंसर. चलिए 38 था ये. 39 क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, राइट. तो इसमें क्या क्या है आपके पास? बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, एंड देन व्हाट? सिलिकॉन है. तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो F, देन व्हाट? N, देन व्हाट? C, देन व्हाट? B, और सबसे पीछे आपका क्या आ जाएगा? Si. ठीक है ना? तो जो भी है आंसर C हो जाएगा. ठीक है, सबसे पीछे Si आ जाएगा. नेक्स्ट. कंसिडर द एलिमेंट्स FClOn द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. याद रखिएगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, देन क्लोरीन की होती है, एंड देन व्हाट? नाइट्रोजन की होती है. सो दिस इज द ऑर्डर FOCl, right? So this is answer will be what? B. So this was the discussion of NCERT questions that is there in periodic classification of elements. We have done the exercise problems. जो in text question, I think there are 10 questions and they are solved, right? Okay. So I hope you got benefited from this discussion, right? ठीक है ना? So thank you so much for listening, guys.